नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रही है मित्रों, और वैसे स्थिति में महाराष्ट्र में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम तरह के प्रकरण में पिछले एक साल से संविधान के मूल्यों को तोड़ा मरोड़ा गया, उसके ऊपर अब सीधी और पैनी नज़र है देश के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की। और हम लोग जानते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जाने जाते हैं अपने न्यायप्रियता के लिए, और ये जो मेरे हाथ में संविधान है मित्रों, इसके संवैधानिक मूल्यों को लागू कराने के लिए, उसी की प्रतिबद्धता के लिए वो जाने जा रहे हैं। और उन्होंने नज़र डाल दी है महाराष्ट्र में संविधान के जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसके ऊपर। चूँकि मित्रों ध्यान दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता सुनील प्रभु वो कल पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्य सांसदों के मामले पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं, यानी वो उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। और उस मामले को, उस केस को सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने स्वीकार कर लिया है। ये और देखिए दिलचस्प चीज़ ऐसी है कि कल का दिन तो मुझे लग रहा है कि शुक्रवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही एक भूचाल लाने वाला दिन था। एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप महाराष्ट्र के मामले पे, और दूसरी तरफ पोर्टफोलियो का वितरण हो रहा था। इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ की महाराष्ट्र के सियासत पर नजर पड़ने से अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी केवल कुछ दिनों के लिए बची है मित्रों, यानी एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब जाने वाली है। उनके कुर्सी जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अगले कुछ मिनटों में विस्तार से समझेंगे कैसे ये चीजें हो रही हैं। हम लोग अगर देखें, इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सा निर्णय दिया था। उस संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि महाराष्ट्र के सियासत में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उद्धव ठाकरे को जिस प्रकार से अपदस्थ किया गया वो बिल्कुल असंवैधानिक था। और वहां के राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल ने असंवैधानिक कार्य किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में नहीं कहा है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि असंवैधानिक थे राज्यपाल के कृत्य। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तो समय के कालचक्र को पीछे करके फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इसलिए ये चीज़ें करनी संभव नहीं थी। अब पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उद्धव ठाकरे गुट एक तरह से पृथक हुए थे। कहाँ से मित्रों वो पृथक हुए थे? सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे गुट पृथक हुए थे। अब उसमें जो आज के समय में जो दल बदल के नियम है, देखिए आज के समय में आप एक दल से अलग होकर दूसरा दल आप नहीं बना सकते विधानसभा में या लोकसभा में, क्योंकि इस प्रकार से दल को तोड़ने का प्रावधान मित्रों संविधान में नहीं है। यह जो संविधान है, यह संविधान दल बदल पे क्या कहता है उसको बिल्कुल एक लाइन में समझ लीजिए आप लोग। यह संविधान दल बदल के मामले में कहता है आप दल तोड़कर अलग दल नहीं बना सकते। अगर 2/3 सदस्य किसी दल के सहमत हैं तो वो किसी दल में जाके विलय करा सकते हैं। मित्रों कभी आपने सोचा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए दल तोड़कर, उनके साथ क्या 2/3 सदस्य थे या नहीं थे? पहले तो ये मामला ठीक है, अगर 2/3 सदस्य थे भी तो मामला ये उठता है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने किस दल में विलय कराया अपना, क्योंकि आप टूट के अलग नहीं हो सकते। क्या उन्होंने गंगा में विलय कराया, यमुना में विलय कराया, कहाँ विलय कराया? अरे दिल्ली की बाढ़, जो यमुना की बाढ़ क्या वो महाराष्ट्र में पहुंच गई थी, उसमें विलय करा दिया आपने? नहीं कराया विलय आपने, असंवैधानिक काम है। यही कारण है कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है महाराष्ट्र के, उनके पास पिछले साल से ही सांसदों के अयोग्यता का मामला लंबित है मित्रों। चूंकि संविधान ये प्रावधान करता है कि आप अगर नियमों के साथ आप अपना अगर 2/3 सदस्य और विलय नहीं कराते हैं तो आप अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। इसलिए विधायकों के अयोग्यता के मामले पर निर्णय कौन लेगा मित्र? वो विधानसभा के स्पीकर लेंगे, राहुल नार्वेकर लेंगे, उनको ये निर्णय लेना था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 मई को फैसला दिया था
तो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ध्यान रखें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था युक्त यानी एक जल्द से जल्द युक्त समय में, एक रीजनेबल टाइम में आप उस निर्णय को लें। कब का फैसला था मित्रों? वो 11 मई का। और अभी कौन सा समय चल रहा है? मध्य जुलाई का समय चल रहा है। आप यही सुनील प्रभु जो उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने यही चीज़ कहा कि वो कुंडली मार के बैठ गए हैं। तमाम उनके पास लगातार दरखास्त दी जा रही है, बार बार उनको आग्रह किया जा रहा है कि सुनवाई करें, जल्द से जल्द निर्णय करें, निर्णय नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए सीजीआई चंचूड़ ने 2 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करने की बात कही है और उनको नोटिस जारी किया है राहुल नावेकर को। अब ऐसे स्थिति में देखिए राहुल नावेकर के पास क्या रास्ते हैं। या तो राहुल नावेकर गलत फैसला देकर एकनाथ शिंदे समूह के सदस्यता को बरकरार रख सकते हैं। अगर वो गलत फैसला देके फिर एकनाथ शिंदे के सदस्यता को बरकरार रखेंगे, संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सामने में आएगी और उनके गलत फैसले को बदल देगी। और अगर ऐसा नहीं होता है और वो सही फैसला अगर राहुल नावेकर खुद दे देते हैं, तो भी एकनाथ शिंदे की सदस्यता जाएगी और उनका मुख्यमंत्री का पद जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस न्याय में संशोधन करेगा और एकनाथ शिंदे की सदस्यता जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एकनाथ शिंदे का समूह है, अगर उनकी सदस्यता चली जाएगी तो उनकी महाराष्ट्र के राजनीति में उपादेयता क्या बचेगी, उनकी प्रासंगिकता क्या बचेगी? ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी बचेंगे, ना ही वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए उपयोगी बचेंगे। हो सकता है उनके कुछ सारे नेता मिन्नतें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, जिसे कि हमें ले लीजिए, तो कुछ लोगों को ले भी लिया जाए। लेकिन मामला फिर से मित्रों वहाँ पे उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में, जिसमें कि वहाँ पे उनकी नैया उनको पूरी डूबती हुई नज़र आ रही थी। और इसी कारण से पहले तो उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और एकनाथ शिंदे को लाए। अब एकनाथ शिंदे को लाने का जब रास्ता असफल होता हुआ दिखा उन्हें, तो उन्होंने शरद पवार को भी तोड़ा और अजित पवार को लेके आ गए। लेकिन कल रात में जो पोर्टफोलियो का वितरण हुआ महाराष्ट्र में, उसने फिर से महाराष्ट्र में सियासी बगावत की स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्थिति क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस से वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके अजित पवार को दे दिया गया। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति को समझिए मित्रों कि उनके ऊपर किस तरह से केंद्रीय आला कमान का कुठाराघात लगातार चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री होते हैं महाराष्ट्र के, फिर एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उसके मंत्रिमंडल में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस का फर्स्ट डिमोशन, देवेंद्र फडणवीस का सेकंड डिमोशन उनके पैरेलल में लाके अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यानी पहले तो वो इकलौते उप मुख्यमंत्री होते हैं, बाद में अजित पवार उनके पैरेलल में आके खड़े हो जाते हैं। और अब कल तो लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का तीसरा सबसे बड़ा डिमोशन हो गया मित्रों। उनसे वित्त और प्लानिंग जैसे बड़े विभागों को छीनकर अजित पवार को दे दिया गया। और उसी अजित पवार को दिया गया जिस अजित पवार के बारे में 27 जून 2023 को भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, डंके के चोट पे कहा था कि देश के एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और एनसीपी को उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि कई सारे घोटालों का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लिया था और कहा था कि एनसीपी सिंचाई घोटाले में शामिल है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का मुख्य आरोपी किसको बनाया गया था मित्रों? वो बनाया गया था अजित पवार। कोऑपरेटिव घोटाले का मुख्य आरोपी किससे बनाया गया था? अजित पवार। तो जिस अजित पवार के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को जोरदार हमला किया था उनके भ्रष्टाचार के मामले को लेके, 2 जुलाई को उन्हें उप मुख्यमंत्री तो बनाया ही गया और कल उन्हें वित्त मंत्रालय ही दे दिया गया, राज्य का खजाना ही दे दिया गया। यानी इस देश में भ्रष्टाचार से निपटने की यह स्थिति का भ्रष्टाचार कीजिए, आपको वित्त मंत्री बना दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैं कहता हूं कि ये चीज़ें अगर आप खोजेंगे कि 27 जून और 2 जुलाई और फिर 14 जुलाई, अगर इस कैलेंडर को आप तैयार कर लेंगे, ऐसा कैलेंडर मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों कि 15 अगस्त 1947 से जब से ये देश आज़ाद हुआ, ये कैलेंडर आपको नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार से निपटने का ऐसा अनोखा कैलेंडर मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इस चीज़ को। अब देखिए स्थिति क्या बनी है
भारतीय जनता पार्टी 105 सदस्य भारतीय जनता पार्टी, जिसके सदन में 105 सदस्य हैं, उनसे 6 विभाग छीन लिए गए। कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है बीजेपी के लोगों को। अब बीजेपी के भीतर का संतोष कैसा होगा, देवेंद्र फडणवीस के भीतर का संतोष कैसा होगा। और एकनाथ शिंदे गुट, जिनका सब कुछ जाने वाला है, उनसे भी 3 चीजें ले गई। उनके पास जो एक तरह से कृषि मंत्रालय वगैरह जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, एकनाथ शिंदे ग्रुप के समूह के पास से उससे भी छीन लिया गया और एनसीपी को दे दिया गया। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक असंतुष्ट समूह है। एकनाथ शिंदे समूह अपने आप अपने उल्टी गिनती की तरफ अग्रसर है। और देवेंद्र फडणवीस, जिसको महाराष्ट्र में एक तरह से आला कमान ने एक समय में काफ़ी आगे बढ़ाया, आज वो अपने लगातार के डिमोशन से परेशान है। ऐसे स्थिति में बताइए कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि वो मैंने पहले भी बोला है कि 2014 में उस समय उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी को सीटें मिली थी 48 में से 41 2014 में, और वही 2019 में भी 48 में से 41 बीजेपी गठबंधन को सीटें मिली थी। अब बीजेपी ने इस बार का नारा दिया है, 2014 और 2019 के स्लोगन को तोड़ते हुए अमित शाह जी ने नारा दिया है कि हमें 45 प्लस सीटें जीतनी हैं। जहाँ कहाँ तो स्लोगन दिया जा रहा है 45 प्लस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने पैरों में सबसे बड़े गहरे गड्ढे कहीं खोदे हैं तो महाराष्ट्र में खोदे हैं, और डबल डिजिट में पहुँचना मुश्किल है। और इस वहाँ पे जो ये महत्वाकांक्षा रही भारतीय जनता पार्टी की कि किसी भी हालत में उन 48 सीटों में अपने आप को हटाना है, स्थापित करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार से कितना समझौता किया, संवैधानिक नियम कानूनों का कितना उल्लंघन किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बार बार टिप्पणी करनी पड़ी, राज्यपाल के कार्यों को असंवैधानिक कहना पड़ा, स्पीकर के कार्यों को गलत कहना पड़ा कि स्पीकर भी निष्पक्ष नहीं रहे, तमाम तरह की चीज़ें टिप्पणी हुई बड़ी सी। ऐसे स्थिति में सोचिए कि परसेप्शन के पॉलिटिक्स में एक तरह से अगर मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हुई कि दुविधा में दो गए, न माया मिले न राम। यानी आप लोकसभा सीटों में तो आपकी स्थिति जो मजबूत होनी थी वो तो आप कमज़ोर हो ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक छवि बनाना चाह रही थी कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काफ़ी आक्रामक है, वो छवि भी उनकी टूटी। वो एक छवि बनाना चाह रही थी कि वो संविधान सम्मत ढंग से राजनीति करती है, वो छवि भी टूटी। और अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे प्रकरण में कूदे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा, और एकनाथ शिंदे को अब महाराष्ट्र से जाना ही होगा। इसकी तस्वीर इबारत पर लिख दी गई है। धन्यवाद मित्रों।